ज्यादा जो ऑयल का मसला है या एलपीजी का मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मसला है। तो कम से कम इस मामले को नहीं, सुलझाने के लिए अगर आर्मी चीफ आगे जहांगीर आए जी, मसला तो। मसला तो पूरी दुनिया का है, लेकिन बात यह कि हिंदुस्तान उसको डील कर रहा है। हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेटिक नीतियों की वजह से और अपनी ये कहा जाए कि अपनी पहले से प्री प्लान सिचुएशन से, अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से कम एटलीस्ट स्टेबल है। तो वहाँ की तस्वीर तो बहुत ज़्यादा इतर हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा प्रभाव इसलिए जो पहले ही महंगाई, पहले ही लगातार इतना कर्ज, पहले ही लगातार ये कहा जाए पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम रातों रात 55 रुपए बढ़ा देना, जहां पर नौकरी के लिए पहले ही लाले हैं, ये अपने आप में, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान को तो साथ में लाने का मुझे लगता है कि ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से अब रुक करना चाह रही हूँ उमैर अनस का। उमैर जी, जिस रूप में अभी मिडिल ईस्ट के हालात हैं, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने अलग अलग दूतों को, या ये कहा जाए मल्टी चैनल के थ्रू बातचीत शुरू की। तुर्की से भी बातचीत की गई, मिस्र से भी बातचीत की गई है, ईरान से भी बातचीत की गई, अमेरिका से भी, लेकिन फिलहाल मध्यस्थता काम करती हुई नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? देखिए, इस तरह की जो गहरे संकट होते हैं उस तरह के प्रोसेस में मेडिएशन जो है वो काफ़ी सीक्रेटली किया जाता है। और ये ट्रम्प साहब हैं जो कभी भी अचानक बेतुकी बयानबाजी करके चीज़ों को प्री मैच्योर तरीके से अनाउंस भी कर देते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही मजबूत डिप्लोमेसी बैकग्राउंड में काम कर रही है और ईरान उस डिप्लोमेसी में एक हिस्सेदार है। उसने उसको एक्नॉलेज किया है, ज़्यादातर ईरानी ऑफिशियल्स ने उसको एक्नॉलेज किया है। वो जब उसको फॉर्मली रिकग्नाइज करना होता है, पब्लिकली रिकग्नाइज करना होता है, तो उसकी एक सियासी, उसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। तो इस वजह से कोई भी लीडर उसको एक ट्रम्प की तरह प्री मैच्योर वे में उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहेगा। ट्रम्प को उसे प्री मैच्योर वे में एक्नॉलेज करने में फायदा है, लेकिन ईरान को फायदा नहीं है। तो इसलिए ईरान के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस बात का इंतजार करेंगे कि जब डायलॉग एक अच्छे स्टेज में पहुंच जाए और उनकी जो मोटी तौर पर जो उनकी डिमांड्स हैं उसमें कंसीडरेशन में आ जाए, तब उसके बाद उसको मानेंगे। लेकिन इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान और टर्की, ये 4 देशों की मध्यस्थता की वजह से एक सीरियस स्टेज में मेडिएशन जा रहा है। लेकिन और उमर जैसा साहब, कि एक त्यागी और साहब बात ने, मुझे जरा बताइएगा, पाकिस्तान की मध्यस्थता, देखिए शांति की अगर पहल जहां से भी हो, शांति होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, अल्टीमेटली सबका मोटिव वो होता है। लेकिन यहाँ पर मंशा पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। सऊदी अरब जिससे पैसा लिया जाता है, ईरान जिससे तेल लिया जाता है, ये कहा जाए बैलेंस बनाने की कोशिश है। खुद पाकिस्तान के जो कहा जाए नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो एक साथ कई नाव में सवार हैं। अब ऐसे में मध्यस्थता होगी कैसे? किसी कोई नाराज ना हो जाए, कोई बीच का ना आ जाए। सऊदी अरब भरोसा ही नहीं कर पा रहा। वो बोले कि हाँ आपने तो डिफेंस पैक्ट की बात कही थी, जैसे सवाल पूछो मुंह पे एकदम टेप लग जाता है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग इसको इस तरह से समझने की बजाय हम यही कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाहे कंट्री कितना भी छोटा हो, उसकी उसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। मालदीव बहुत ही छोटा देश हो सकता है हमारे लिए, लेकिन मालदीव एक सॉवरेन देश होने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेता है कभी कभी। कतर आप देखते हैं कि बहुत छोटा देश है, लेकिन कतर ने तकरीबन दुनिया के सबसे ज्यादा मध्यस्थता और सबसे सक्सेसफुल मध्यस्थता अब तक की है। हालांकि कतर की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, देश बहुत छोटा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे जगह पर लोकेटेड है जहां पर वो डायरेक्टली ईरान को अफेक्ट करता है, अफगानिस्तान को अफेक्ट करता है, पूरे सेंट्रल एशिया को करता है, और अमेरिका का कोल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ही पुराना पार्टनर रहा है। तो अगर अमेरिकन जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ से डायरेक्टली बातचीत की है और कोई उनको कॉन्फिडेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि वो चैनल्स पाकिस्तान में और अमेरिका के बीच में मौजूद हैं और जो ईरान को भी कन्विंस करते हैं और सऊदी अरब को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये इस डिप्लोमेसी के फेल हो जाने की के पीछे कोई रीजन नहीं नजर आता है। इसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ 4 देश थे, सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट। इजिप्ट और सऊदी अरब उस टॉक को होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं है। और टर्की चूंकि बहुत ही प्रो अमेरिका देश है, तो इसलिए ईरान उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट नहीं करता है। तो इन 4 देशों में अब बचा पाकिस्तान अकेले। तो पाकिस्तान को होस्ट किया जा करने का मौका मिला। ओमान इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि ओमान की जो बेइज्जती हुई थी, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में मौजूद था जिस दिन खामेनी साहब की हत्या की गई है। तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक आर्टिकल भी द इकोनॉमिस्ट में लिखा है, बहुत ही
क्रिटिकल होकर के अमेरिका के लिए कि किस तरह से आपने पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय किया। तो ओमान नहीं चाहता था कि इस राउंड की डायलॉग वो करें। तो इस तरह से चॉइसेस बहुत कम थी कि कौन सा कंट्री इसको होस्ट करेगा। तो अब भारत, जैसे हम देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है बहुत ही पुरानी है। हालांकि भारत चाहे तो उस मध्यस्थता में आ सकता था, लेकिन भारत की एक पुरानी पोजीशन है कि वो मध्यस्थता वाले काम नहीं करता है, वो मध्यस्थता के पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, वो अपील करता है, वो डायरेक्टली बातचीत करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीबन सभी देशों से पर्सनली फोन करके बातचीत किया। तो भारत का स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी दूसरा है, लेकिन पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी दूसरा है। उनके यहाँ उसकी एक पॉलिसी है कि वो डायरेक्टली वो जा सकते हैं। अगर भारत ये डिसाइड करे कि मैं भी मध्यस्थता करूंगा, तो सारे जो विदेशी जो देश है, सऊदी अरब हो या गल्फ के देश हो या ईरान हो, वो सभी भारत की मध्यस्थता पर जरूर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर मैं टीपी त्यागी जी का रुख करूं, लेकिन मुझे जहांगीर इस बात को जरा समझाइएगा कि ये जो मध्यस्थता का डिसीजन लिया जा रहा है, ये सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है या फिर आसिम मुनीर की तरफ से लिया जा रहा है? क्योंकि सिविलियन जो हैं, अगर वो बोलेंगे कि भाई जब हमने ईरान के पक्ष में प्रदर्शन किया तो आपने तो हमारे ऊपर गोलियां चला दी, फिर किस मुंह से प्रदर्शन को या फिर मध्यस्थता की बात की जा रही है? और अगर आसिम मुनीर एक तरह से इसको इनिशिएट कर रहे हैं, तो ये कहा जाए कि क्या वो खासतौर से ईरान के जो बड़ी धमकी IRGC की तरफ से आई थी, क्या ये उसी का ही एक नतीजा है? वो चाहते भाई बातचीत हो, वरना अगला निशाना तो पाकिस्तान हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच नैना। देखें, ये आपके चैनल पे 13 मार्च को मैंने शायद जो है एक वो आपके सामने एक बात रखी थी कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जो है एशिया का ईगल बन चुका है, और पाकिस्तान की अब छवि जो है अब जो है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और उसके बाद जो है खुमैनी साहब जो है, मुजतबा खुमैनी साहब ने तकरीर की थी और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात, क्या इतना वो मजबूत ख्वाहिशात वो दी थी। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की अब जो है सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। और जहां तक ये आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सवाल रहा, तो क्योंकि वो जो है एक्सपीरियंस फील्ड मार्शल हैं और एक्सपीरियंस जो है फौजी हैं, तो उनकी बात का एक स्ट्रॉन्ग मतलब लिया जाता है। बात कह रहे हैं, जनता तो सवाल पूछ रही है ना, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई हमारे ऊपर क्यों गोलियां चलवा दी, हमारे अपनों के ऊपर क्यों गोलियां चलवा दी? आप दूसरों के उम्मा बनने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं अपने मुस्लिम भाइयों पर अफगानिस्तान में कभी अस्पताल पे मिसाइलें गिरवा देते हैं, तो कभी परिवारों पर मिसाइलें गिरवा देते हैं, और जो खासतौर से आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए गम में या अगर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे तो उन पर गोलियां चलवा देते हैं। जी, देखें, जो आपका सवाल है मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लिंक्ड है। तो अफगानिस्तान को पहले आपने कह दिया था कि BLA और फितनतुल खवारिज को जो है सपोर्ट करना बंद करो और वहां से जो है उनको शेल्टर देना बंद करो। जब उन्होंने मल्टीपल जगह उन्होंने एग्रीमेंट करके, MOU करके, प्रोटोकॉल साइन करके, फिर भी उन्होंने कोई चीज नहीं की, तो आखिर में पाकिस्तान ने ये फैसला किया। क्योंकि जैसे इमाम बारगाह में, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे अटैक हुआ था, उसके तीसरे दिन ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि नो मोर, अब जो है कोई भी जो है फर्दर अरे तो अस्पताल पे हमला कर देंगे क्या? ये पाकिस्तान की सेना की ये प्रिसाइज जो हमले जो रहते हैं, वो प्रिसाइज क्या मिसगाइडेड हो गए? टीपी त्यागी जी, ये हत्या को अंजाम देने के बाद शांति का सौदागर बनने की कोशिश कर रखी हैं और अपनी छवि कहा जाए कि ये पूरी तरह से दाग मिटाने की कोशिश है। क्या ये संभव है फिलहाल? अच्छा, ये बताइए, जो वो 400 लोग इन्होंने अफगानिस्तान में मारे, उनमें एक भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आतंकी था क्या? वो तो सारे सिविलियन थे। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी सेना दोनों ही प्रोफेशनल नहीं है। वरना आप ये बोलते हैं कि साहब हम तो पोजीशन अटैक करते हैं। पर मैं एक और बात बोलता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान के कहने से कोई मध्यस्थता हो गई, और मध्यस्थता होने के बाद अब इसको जोड़ के देखिए उस बयान से जो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने दिया था कि हम अपने ब्रदर देशों से जो हमारे नेबर में है मिडिल ईस्ट में, उनसे माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम तो केवल अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ रहेंगे। ये किसने कहा था? पेजेश्कियन ने कहा था, सारी दुनिया के सामने कहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक खबर आई कि पेजेश्कियन हो या आरागची हो, यानी कि प्रेसिडेंट हो या फॉरेन मिनिस्टर, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को
दो विषयों के ऊपर बोलने का या निर्णय लेने का हक नहीं है। पहला फॉरेन अफेयर्स, दूसरा सिक्योरिटी। इन दो के ऊपर हक नहीं है। इन दो के ऊपर कौन बात कर सकता है? या तो IRGC और या वहाँ के सुप्रीम लीडर। अब अगर मान लीजिए पेजेस्कियन को बुला के कोई समझौता हो गया, क्या गारंटी है कि IRGC उसे मानेगा? क्योंकि IRGC ने तो ये कहा है कि हमें तो समझौता, एक बढ़िया पैनलिस्ट ने कहा, हमें तो कोई समझौता चाहिए ही नहीं, हम तो अमेरिका से समझौता करना ही नहीं चाहते, हम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते। तो मुझे बताइए कि ये मध्यस्थता जिसके बारे में आपको पहले से मालूम है कि आगे जाके ये ऐसी है जैसे दीवार में सिर फोड़ना, लेकिन उसके जहांगीर, बाद भी आप अगर इसमें लगे रहे तो आपकी मर्जी। जहांगीर आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं। जी, TP त्यागी साहब, ये देखें, इंडिया डेली भले अपनी जो है उसमें लगा ले, टिकर पे चला ले, मेरी बात देखें। ये अगर आप 4 दिन पहले का बयान जो है मुज्तबा खुमैनी साहब का बयान सुनेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जो है नेख्वाहिशात का, बल्कि पाकिस्तान के पलड़े में ये चीज रख दी थी कि पाकिस्तान जो भी बात करेगा हमें वो कबूल है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन ना कभी ईरान के लिए इस्तेमाल हुई है, ना ईरान ने कभी पाकिस्तान पे चीज की है। तो ऐसा पाकिस्तान नहीं और कहा ईरान उन्होंने, गलत गलत कह रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में एक मिनट सर मुज्तबा खुमैनी ने पाकिस्तान का नाम जरूर लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है, जो मध्यस्थता करेगा वो हमें मंजूर है, ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा डायरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट ना दे, दिखा दे मुझे, मैंने भी पढ़ा है जी। सर देखें, अच्छा त्यागी साहब सुने, देखें, पाकिस्तान कभी भी फैसला दूसरे मुल्क का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन हम इन दी वाइडर सेंस के ह्यूमैनिटी के लिए और ईरान की वेलफेयर के लिए, ईरान की डिफेंस के लिए, ईरान की इज्जत के लिए कम से कम ये चीज करने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को कम से कम ये रोकें कि ईरान की जो मासूम लोग हैं, जो बच्चियों की शहादत हो रही है, जिस तरीके से ईरान को 50 सालों से दबाया जा रहा है, उस चीज को रोका जाए। तो पाकिस्तान अभी ना सिर्फ एक ब्रिज का जो है किरदार अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन का किरदार अदा कर रहा है, जिसमें मुज्तबा खुमैनी साहब का समर्थन हमारे साथ है। तभी जो है फील्ड मार्शल साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। जी, भले आप लोग चलाएं, मेरी ये बाज़ाब्ता खबर है, आप लोग भले चलाएं कि मुज्तबा खुमैनी साहब के अप्रूवल के बाद ही हमने ये टॉक्स जो है इनिशिएट की थी। मुज्तबा खुमैनी ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम क्या ले दिया? पाकिस्तान ये समझने लगा कि जैसे मुज्तबा खुमैनी ने ये कह दिया कि चलिए जी आपकी मध्यस्थता हमें मंजूर है, ये कहते हैं कि त्यागी जी, दरअसल बात ये हो जाती है कि अगर नाम ले लिया जाए तो उसमें बड़े खुश भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान को खतरे के तौर पर बता दिया था। वहां पर तुलसी गाबार्ड ने जब रिपोर्ट पेश की तो उसमें भी गदगद हो गए कि अरे अमेरिका ने कम से कम किसी रिपोर्ट में हमारा नाम लिया, वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई खतरे की घंटी बताया है जैसे ईरान को बताया है। जहांगीर भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, बड़े खुश हो रहे थे, सब बड़े गदगद हो रहे थे। लेकिन जिस रूप में अमर मस्ती खान, मुझे एक बात जरा ये समझाइए, पाकिस्तान की तरफ से ये एक अपनी कोशिश को जताने की एक तरह से कोशिश वो कर रहे हैं कि भाई हम शांति के प्रतीक है, हम शांति के सौदागर हैं, लेकिन जनता पूछ रही मौत का सौदागर, शांति का सौदागर कैसे बनने जा रहा है? बलूचिस्तान में जो किया क्या उस पर आंखें मूंदी जाएंगी? अफगानिस्तान में जो किया तो क्या उस पर आंखें मूंदी जाएंगी? अरे इस्लामाबाद या कराची में जो किया तो क्या उस पर आंखें मूंद ली जाएंगी? ये आपने बहुत सही कहा। देखें, बलूचिस्तान में हजारों बलूच फर्जंदों के खून जो है आसिम मुनीर के हाथ में है। ये बुचर ऑफ बलूचिस्तान है। ये आसिम मुनीर बुचर ऑफ वजीरिस्तान है। पश्तूनों के, हजारों पश्तूनों के खून इसके हाथ में है। इन्होंने बिला वजह अफगानिस्तान पे रमज़ान के महीने में, जैसे आपने देखा, हमला करके कई सौ मासूम निहत्ते औरतों बच्चों को शहीद किया। हमारे लोगों को शहीद करते हैं, गायब करते हैं। उनके साथ जिस किस्म से ये पंजाबी जल्लादी जिहादी फौज ट्रीट करती है, वो हिटलर को भी शायद शर्मिंदा कर दे। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, ये हिटलर से भी ज्यादा गए गुजरा फौज है पाकिस्तान का। आपने देखा था बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया था। आपके पूरी दुनिया के आगे है। आज हमारी महिलाएं इनके कब्जे में है, जिससे कि हर एक बलोच फर्जंद नौजवान
इनसे इंतहाई ज्यादा सख्त नफरत करते हैं। हमारे जो लीडर देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।